एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी होने वाली थी। बारात दरवाजे पे आ जाती है और दरवाजे से बिन शादी किए ही बारात वापस लौट जाती है। लेकिन आगे इसका अंजाम ऐसा होता है जो आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। चंपारण के रहने वाले एक दिलीप नाम के व्यक्ति होते हैं, जिनके माता पिता की गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है और उनके घर एक लड़की होती है तो वो सोचते हैं कि चाहे जैसे भी हो मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा। वो मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ा देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मेरे इस चैनल पे आने वाले और मेरी इस कहानी को सुनने वाले को ऊपर वाले हमेशा खुश रखे, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, ये मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। तो दिलीप अपनी बेटी को पढ़ा देते हैं और उनकी जो बेटी होती है उनका नाम होता है नीति। नीति पढ़ने में भी बहुत तेज़ थी। नीति के पापा के पास ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन थोड़े बहुत खेती बाड़ी था, उसी में अपना खेती बाड़ी करते थे और वो जाते थे घर से दूर कहीं प्रदेश पैसे कमाने के लिए। यहाँ से वो दिहाड़ी मजदूरी करके अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, जिससे उनका घर चल ही रहा था और बेटी की पढ़ाई भी पूरी कर दिया था। लेकिन नीति देखते ही देखते बड़ी हो जाती है और वो शादी के लायक हो जाती है। फिर नीति के मम्मी पापा सोचते हैं कि अब इसकी शादी कर दिया जाए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाने लिखाने से कुछ नहीं होता है। जब तक बेटियों की शादी नहीं हो जाती है तब तक पिता के सिर पे एक बोझ सा बना रहता है। तो नौकरी मिले या ना मिले, सबसे पहले शादी कर दिया जाता है। और ये सोचकर वो शादी के चक्कर में पड़ जाते हैं और इधर उधर रिश्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन उनका ये सोच था कि मैं अपनी बेटी की शादी कोई अच्छे घर में करूँगा। मैं जो भी दहेज लगेगा मैं दूँगा, घर बार सब बेच दूँगा, ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद को भी बेच दूँगा, लेकिन अपनी बेटी को अच्छे घर में ही शादी करूँगा। फिर उनके रिश्तेदारों ने ही एक ऐसा लड़का के बारे में बताया जिसके घर में 3 ही लोग रहते थे, माता पिता और एक लड़का। लड़का सरकारी नौकरी करता था, किसी स्कूल में हेडमास्टर था। लड़का के जो पिता थे वो भी सिपाही थे। फिर उस घर में नीति के पापा दिलीप जाते हैं और अपनी लड़की के बारे में बात करते हैं उन लोगों से। लड़के वाले ये नहीं पूछते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, पहले ही वो लोग दहेज की मांग करते हैं। नीति के पापा दिलीप कहते हैं कि हाँ, मैं हर चीज़ दूंगा जो भी आपको चाहिए, क्योंकि मेरी एक ही लड़की है। मेरे पास जो भी धन दौलत है, जो भी है, जितना ही है, वो सब उसी के लिए है। तो जो भी आप मांगेंगे वो मैं दूंगा। ये बात सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत सारे सामान मांग लेते हैं। इसमें टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, हर चीज़ मांगते हैं और एक 4 पहिया वाहन भी मांग लेते हैं। और ये सब देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, लड़की के पापा दिलीप। फिर शादी का डेट फिक्स हो जाता है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अब दिलीप ने धीरे धीरे करके अपनी लड़की के लिए जो सामान खरीदना था वो खरीदना चालू कर दिए। उन्होंने हर चीज़ खरीद लिया, जिस चीज़ का उन्होंने मांग किया था वो हर चीज़ खरीद के रख लिए थे। शादी के 1 महीने बचे थे, अभी 4 पहिया जो गाड़ी लेनी थी वो नहीं लिए थे। तब तक लड़की के पापा दिलीप का तबीयत ख़राब हो जाता है और तबीयत ख़राब कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, जिससे उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और गाड़ी के लिए पैसे भी उन्होंने रखा था, लेकिन वो पैसा उनके इलाज में खर्च हो जाता है, थोड़ी बहुत पैसे बचता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आते हैं तो अभी भी उनकी तबीयत ख़राबी थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि शादी का जो डेट है इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, शादी कर ही दिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सारा सामान खरीदा चुका है। एक गाड़ी बाकी है तो मैं इसे शादी के बाद भी दे दूँगा। शादी का दिन भी आ जाता है और बारात दरवाजे पे आ भी जाती है। लड़के के घर वाले ने हर चीज़ देखा, जो चीज़ उन्होंने मांग किया था वो सब बाहर ही रखा हुआ था खरीद के। वो देख के खुश हो जाते हैं और बाद में कहते हैं कि 4 पहिया गाड़ी कहाँ है। फिर लड़की के पापा दिलीप ने कहते हैं कि मैं गाड़ी भी दूंगा, मुझे बस 15 से 20 दिन के लिए समय चाहिए। मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, इस चक्कर में गाड़ी नहीं ले पाया हूँ, लेकिन गाड़ी मैं दूंगा तो दूंगा, मैं कह दिया हूँ वो करूँगा। लेकिन इस बात को सुनकर लड़के वाले नाराज़ हो जाते हैं और दिलीप के ऊपर भड़क जाते हैं और तरह तरह की बातें कहने लगते हैं कि जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुम क्यों हमारे घर आए रिश्ते लेकर। दिलीप कहते हैं कि औकात तो है साहब, जो भी मेरे पास है, घर भी बेच दूंगा, जो खेत है मेरे पास वो भी बेच दूंगा, लेकिन मैं गाड़ी दूंगा, लेकिन कम से कम 15 दिन के लिए मुझे समय चाहिए। लेकिन लड़के वाले नहीं मानते हैं
और बारात लेकर जाने लग जाते हैं। तभी ये नीति खड़ी हो जाती है और कहती है उन लोगों से हाथ जोड़कर, प्लीज़ बारात वापस मत ले जाओ, हमारी इज्जत चली जाएगी। वो सब कुछ मिलेगा जो चीज़ मेरे पापा ने कह दिया वो देंगे ही। मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन वो लड़के वाले कहाँ मानने वाले थे। वो सब लोग गुस्सा होके बारात लेकर के वापस चले जाते हैं। बारात जाने के बाद इधर लड़की के पापा और मम्मी सब रोने लग जाते हैं। तभी ये लड़की कहती है नीति पापा से कि पापा, मैंने पहले ही मना किया था कि बड़े घर में शादी मत करना, लेकिन अब रोने से क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो गया। लेकिन उसी शादी में कहीं दूर के रिश्तेदार आए थे दिलीप के, जिन्होंने ये सुनकर और ये देखकर वो कहते हैं कि मेरे पास 2 लड़के हैं, अगर आप चाहो तो मेरे घर की बहू बना सकते हैं। आप जिस लड़के से कहेंगे उस लड़के से मैं शादी कर दूंगा नीति को और अपने घर की बहू बना लूँगा। इस बात को सुनकर दिलीप रोते रोते अपनी बेटी की ओर देखा और बोला कि ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, अब ये मेरी बेटी ही बताएगी कि आपके घर बहू बन के जाएगी या नहीं जाएगी। तो नीति कहती है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, एकदम खुश हूँ, उससे ज़्यादा खुश हूँ। फिर वहीं पे नीति की शादी हो जाती है उसी मंडप में और उनके घर बहू बन के चली जाती है। नीति ने पढ़ाई पूरी कर ली थी और कई जगह से उन्होंने फार्म भर रखा था, लेकिन शादी के 1 हफ्ते बाद ही एक इंटरव्यू के लिए जाती है नीति और उस इंटरव्यू में पास हो जाती है। फिर लेटर आता है और इनको नौकरी मिल जाता है और नौकरी कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी पद पे आईएएस नौकरी। उस आईएएस के पद पे जाने के बाद उनके ससुराल वाले और उनके मम्मी पापा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। अब नीति की पोस्टिंग होने के बाद कई दफ्तरों की चेकिंग शुरू करना चालू कर देती है। ऐसे में एक बार नीति की पोस्टिंग उसी क्षेत्र में हो जाती है जिस क्षेत्र का लड़का होता है, जो दरवाजे से बारात वापस गया होता है, उसी गांव की उसी क्षेत्र में चला जाता है एक दिन पोस्टिंग। नीति वहां जाती है एक स्कूल में, जहाँ पे बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, लेकिन स्कूल में कोई था नहीं। फिर उन बच्चों से पूछती है नीति कि तुम्हारा मास्टर कहाँ है, तो वो कहते हैं कि वो घर पे है। नीति पूछती है कि क्या वो ऐसे ही डेली करते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि हाँ वो डेली ऐसे करते हैं। तो फिर वो नीति कहती है कि बुला कर लाओ अपने मास्टर को। फिर उस स्कूल के हेडमास्टर को बुला कर लाया जाता है। जब हेडमास्टर नीति को देखता है तो देख के हैरान हो जाता है और उनका अक्का बक्का बंद हो जाता है। और जब नीति उसे देखती है हेडमास्टर को, तो मुस्कुरा के कहती है अच्छा जी साहब, आप ही हैं इस स्कूल के हेडमास्टर। तो कहता है कि हाँ जी। नीति कहती है कि घर पे आप क्या कर रहे थे। तो वो हेडमास्टर यानी वो लड़का जो था वो कहता है कि कोई काम था इसलिए मैं थोड़ा आज घर पे था। नीति कहती है तो बस सोच लो कि आज के बाद तुम्हें घर पे ही रहना है, और उनकी नौकरी पे लाल कलम चला देती है। उनको नौकरी से सस्पेंड कर देती है वो। तो अगर वो लड़का उस दिन बारात वापस लेके नहीं गया होता तो उस लड़के की पत्नी बन गई होती नीति, तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कभी किसी को छोटा समझकर उनकी बेइज्जती ना किया करें, सबकी कदर करो। मेरी इस कहानी से किसी को दुख पहुंचे तो क्षमा करना। मेरी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि एक दूसरे को समझे। अगर इंसान होकर इंसान को नहीं समझेंगे तो फिर क्या करेंगे इस दुनिया में। कि मेरी कहानी को सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। और जाते जाते मेरे इस वीडियो को, मेरी इस कहानी को एक लाइक ज़रूर करके जाना। हमेशा खुश रहिए आप।